नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपका संपूर्ण टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट नंबर 5 का पार्ट 1 आपको मिल चुका है और ये क्लास रहेगी आपके पार्ट 2 की। इसमें आपको आपके पार्ट 1 में 51 यानी 50 प्रश्न करवा दिए थे। कितने प्रश्न करवा दिए? पार्ट 1 में आपके हो गए थे 50 प्रश्न हो गए थे कंप्लीट, है ना। अब 50 प्रश्न से हम आगे बढ़ने वाले हैं, यानी 51 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 देखेंगे आज। 51 से शुरुआत करेंगे और सभी प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, याद कर लिया, ठीक है, पढ़ लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए जुड़े हैं तो ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप ही का चैनल है साथियों, आप ही को ग्रो करवाना है। तो चैनल ग्रो होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में अच्छा फील होगा और आपका साथ हमेशा, हमारा साथ आपका साथ बना रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो अच्छे से अपनी तैयारी को जांचो और जारी रखो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही व्याख्या के साथ हर एक प्रश्न की ट्रिकों के माध्यम से, जैसे ये ट्रिक बताई है आपको, पंच पीरों को याद करने की ट्रिक है। तो इसको फिर से बोल लीजिए एक बार कि पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। हे पाबू जी महाराज, हे हड़बू जी महाराज, हे रामदेव जी महाराज, मांगलिया जी महाराज, आप सभी पांचों पीर गोगा जी को लेकर पांचों पीर हमारे घर पधारो। ये इसका मतलब होता है, आप समझ सकते हैं। तो पांचों पीरों को कई बार पूछा जा सकता है। ये प्रश्न बना था अपना, देखिए कि निम्न में से पंच पीरों में कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पांचों पीर तो की जो ये ट्रिक है ये याद है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन। तो बहुत ही व्याख्या के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करवा दिए सारे प्रश्न। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 51वां प्रश्न करते हैं। 51वां प्रश्न के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। तो आप सभी ने आंसर दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो आपकी जलोढ़ मृदा को सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। आप सभी ने सही बताया, तो सभी के लिए साधुवाद। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है आपका 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? आप सभी जानते हैं, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। कोटा संभाग में आपके चंबल नदी हो जाएगी, पार्वती नदी, कालीसिंध, आहू, परवन एवं अंधरी में सर्वाधिक नदियाँ जो है अंधरी नदी है। और कोटा में आप सभी को मालूम है सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित है। तो यानी राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के पद के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपसे प्रश्न बनता है राज्यपाल से कि हमारे फ़िलहाल में राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी आपको एक कमेंट में देना है। किस किस को करंट अफेयर्स पढ़ी है जिसने, और जिससे नहीं आता है वो भाई हमारे करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट्स वीडियोज आती है उनको ज़रूर देख ले। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है और ये कितने नंबर के राज्यपाल बने हैं और इनसे पहले राज्यपाल कौन रहा? ये 3 प्रश्न आपके बनते हैं। तीनों प्रश्नों के आपको जवाब कमेंट में देने हैं। पहला है आपके राज्यपाल कौन है वर्तमान में, दूसरा इनसे पहले कौन था, इनसे पहले कौन था, और तीसरा आपके किस नंबर के कौन से राज्यपाल बने हैं ये। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों के आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कि राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है। तो राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो ये आपके रावतभाटा में हो जाएगा, रावतभाटा में हो जाएगा। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण इसे शक्ति का विभक्ति नगरी भी कहा जाता है। शक्ति नगरी भी इसे कहा जाता है क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर, इसलिए शक्ति नगरी कहा जाता है और भक्ति नगरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भक्ति नगरी मीराबाई 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 चित्तौड़गढ़ से ही रिलेट करती थी, संबंध रखती थी, तो भक्ति नगरी उस वजह से भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। तो आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग आपके मीणा जनजाति है। मीणा जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं, मीणा जाति आदिवासी जनसंख्या में सर्वाधिक भाग मीणाओं का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके इसकी व्याख्या भी दी हुई है, तो देख लीजिए कि राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या मीणाओं की है, फिर आपके भील, उसके बाद गरासिया, फिर सहरिया जनजाति आती है। तो आपसे इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम अनुसार जमाने के लिए आपको, तो क्रम के अनुसार आपको याद रखना है कि सर्वाधिक आपके मीणा जाति पाई जाती है, फिर आपकी भील जनजाति, उसके बाद आपकी गरासिया, उसके बाद आपकी सहरिया। मीणा भील गिरा सहरिया, याद रखिएगा, मीणा भील गिरा सहरिया। हम गरासिया को गिरा बोलेंगे, तो मीणा भील गिरा सहरिया याद रखिएगा। ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद रहेगा, मीणा भील गिरा सहरिया। कौन गिरा? सहरिया गिरा। गिरा से आपका गरासिया हो जाएगा और सहरिया से आपका सहरिया और मीणा आपका मीणा है ये और भील। ठीक है, तो मीणा भील गिरा सहरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर का, जिसमें आपको दिया हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी जब शुरुआत में ही देखा होगा इस प्रश्न को, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। 23-3-30 से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, तो 23-3-30-12 उत्तरी अक्षांश से 69-30 78-17 पूर्वी देशांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी जानते हैं चौथी वाई 39 वर्ष की महिला थी। चौथी वाई 39 वर्ष की महिला थी जो कि 10x41 के मकान में रहा करती थी। याद है कहानी? चलिए, तो चौथी वाई यानी कि 34, चौथी से हो गया 34, बाई 22 हो जाएगा 22, 39 वर्ष की महिला थी यानी 39, 34, 22, 39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि 10x41 के मकान में रहती थी, यानी कि 10x41 से मतलब है आपका 10.41% जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अपने भारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? तो सांचौर का प्राचीन नाम आपके सत्यपुर था। सत्यपुर इसे कहा जाता था, इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब या फिर बोले सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं सांचौर नया ज़िला बन चुका है, अपने जालौर से अलग होकर सांचौर को नया ज़िला घोषित कर दिया है। तो सांचौर नया ज़िला है और सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका सत्यपुर हो जाएगा। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सत्यपुर। अच्छा, जावलीपुर आपका जालौर को कहा जाता है, जालौर का जावलीपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कांतली नदी का जो प्रभाव क्षेत्र है उसे तोरावटी कहा जाता है और तोरावटी बेसिन कहा जाता है। इसका जो मैदान है, प्रवाह क्षेत्र है, उसे तोरावटी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका,
राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग आंतरिक प्रभाव प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का आपके 60.49% 60.49% आपके आंतरिक प्रभाव प्रणाली में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो नदियों की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो लूनी नदी आपके 495 किलोमीटर की है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में प्रवाह। चंबल का 1051 किलोमीटर और बनास 512 किलोमीटर, जबकि माही नदी की 576 किलोमीटर है कुल लंबाई। ठीक है, तो लूनी की 495, चंबल की 1051, बनास की 512 और माही की आपके 576 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें पूछा है तथ्य, गलत तथ्य पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 62 प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि सही सम्मिलित आपको करना है। तो सही सम्मिलित करना है, गोसुंडी बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये बिल्कुल गोसुंडी बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना है, आपको गलत को पहचानना है, यानी जो मिलान करना है और मिलान में आपको गलत चीज़ दे रखी है। तो दूध बावड़ी आपकी जो है ये आपकी सिरोही में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही में। दूध बावड़ी आपके सिरोही में स्थित है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। पांचना बांध आपके करौली में है, जो कि मिट्टी का बांध है, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का बांध है। और रामगढ़ बांध आपके जयपुर ग्रामीण में है। रामगढ़ बांध का है जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा, पांचना बांध करौली में हो जाएगा, दूध बावड़ी आपके सिरोही में और घोसुंडा बांध आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झीलों व जिले से संबंधित असत्य बताना है आपको। झील और जिले दे रखे हैं, इनमें आपको गलत जो दे रखा है उसको पहचानना है। तो बालसमंद झील आपके जोधपुर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। चौपड़ा झील आपके पाली में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। किशोर सागर तालाब आपके कोटा में है, किशोर सागर तालाब, ये भी बिल्कुल सही है। सिलीसैड झील गलत दे रखी है। सिलीसैड झील आपके अलवर में स्थित है, ना कि दौसा में। तो सिलीसैड झील कहाँ है? अलवर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको गलत असत्य कथन दे रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यानी उत्तरी राजस्थान में आपको देखना है तो कौन सी पाई जाती है? BWHW पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? BWHW अपने गंगानगर जिले में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान में BWHW पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? यानी लाल, हरा और नीले रंगों को समान अनुपात में मिला लिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा आपका? तो आपके सफ़ेद रंग, नया रंग उत्पन्न होगा, सफ़ेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका साइंस का कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण आपके धूल के कण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? धूल के कण। तो वायुमंडल में प्रकाश विसरण करता है धूल के कणों के कारण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब यह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग से आने वाले हवा के अणुओं में तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसी वजह से वायुमंडल के प्रकाश का जो है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80वां। ठीक, चलिए तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो तब आपके ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। ऊष्मा की
कोई हानि नहीं होती। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपके चांदी हो जाएगी, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न है आपका, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है, यानी भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून में भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है आपका वेब कॉलर। वेब कॉलर को इस रूप से भी जाना जाता है। वेब कॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो आपके वेब स्पाइडर के रूप में भी वेब कॉलर को जाना जाता है। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर या फिर वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, वेब स्पाइडर और वेब रोबोट और वेब कॉलर। वेब कॉलर, वेब स्पाइडर, वेब रोबोट, तीनों शब्द एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण आपके विप्रो द्वारा, IBM द्वारा, NDT द्वारा या उक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में से किसी ने भी विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर का। तो 85 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? फोटोग्राफी में जो काम आता है वो उसका रासायनिक रूप पूछा है, तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट आपके फोटोग्राफी में काम आता है, हाइपो के रासायनिक रूप में काम आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है? तो ये आपके प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, यानी कपड़े साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका सल्फोनेट। सल्फोनेट याद रखिएगा, कपड़े आप सल्फोनेट से धुलाई करते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करता है। वस्तु ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए जो है सर्वाधिक प्राप्त होती है आपके इनमें से, तो आम से आपको विटामिन ए सर्वाधिक प्राप्त होती है। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन ई भी पाया जाता है। तो विटामिन सी, ई और सर्वाधिक ए पाया जाता है आम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक आपका NPK हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? NPK आपका मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट है आपका, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल का, ये आपके लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत। नेक्स्ट है 91 प्रश्न, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह रूप कौन सा है? तो पौधे जो है नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। तो नाइट्रेट क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं, उन्हें नाइट्रेट कहा जाता है और नाइट्रेट के रूप में ही पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की जो मक्खी होती है उसका विष कैसा होता है? उसका विष आपके अम्लीय पाया जाता है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। तो कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। तो पेप्टाइड मेलिटिन जो है शहद वाली मक्खी में यानी मक्खी में
उपस्थित होता है पेप्टाइड मेलेटिन, और जब वो अपन को डंक मारती है तो अपने जहाँ पर डंक मारती है वहाँ पर अम्लीयता की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पेप्टाइड मेलेटिन वो अम्ल छोड़ती है अपनी बॉडी पर, तो उसकी वजह से अपने सूजन आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य आप सभी को मालूम है कि शरीर निर्माण में और मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन आपके शरीर निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका 94वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का नाम करता है। तो ईंधन का नाम आपके कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 95 आपकी स्क्रीन पर है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कुष्ठ रोग आपके जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमोटेसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। तो इन दोनों जीवाणुओं को याद रखिएगा। प्रश्न डायरेक्ट आपसे अभी यहाँ पर बना है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, जीवाणु द्वारा। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है बिल्कुल कि कुष्ठ रोग जिस जीवाणु से उत्पन्न होता है उस जीवाणु का आपको नाम बताना है। तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री और माइको बैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस नामक जीवाणुओं के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 कि निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है। निद्रालु व्याधि फैलाता है, परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन भी ये कहलाता है। तो सीसी मक्खी होती है जो कि निद्रालु व्याधि रोग यानी ट्राइपेनोसोम बुशेई प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक सीसी मक्खी होती है। तो सीसी मक्खी जो है आपके ट्राइपेनोसोम बुशेई प्रजाति के प्रोटोजोआ को आपके पास यानी आपके यहाँ पर छोड़ती है, आपकी बॉडी पर छोड़ती है, जिससे आपको क्या है, निद्रालु व्याधि होती है। और इसी निद्रालु व्याधि जो रोग है एक प्रकार से, इसे अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहा जाता है। बेस्ट गेम वार्डन कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा बेस्ट गेम वार्डन क्या है। तो बेस्ट गेम वार्डन आपके निद्रालु व्याधि होगी। निद्रालु व्याधि का वाहक आपके सीसी मक्खी के कारण होता है, और सीसी मक्खी के कारण होता है ये आपके बेस्ट गेम वार्डन आपके अफ्रीका में कहा जाता है निद्रालु व्याधि को। ठीक, चलिए 98वां प्रश्न है कि आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके अंतरिम बजट का प्रयोग किया जाता है, अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99 आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में दिसंबर 2023 में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला किस देश में खोजा गया। तो ये आपके साइबेरिया में खोजा गया है। तो साइबेरिया में दिसंबर 2023 में खोजा गया विश्व का सबसे पुराना किला, यानी कि विश्व का संपूर्ण विश्व का सबसे पुराना किला कोई है तो साइबेरिया में है, जो कि खोज कब हुई जिसकी खोज हुई आपके दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है 100वां प्रश्न कि देश में ताप विद्युत परियोजना किसके सहयोग से संचालित की जाती है। तो ताप विद्युत परियोजना आपके एनटीपीसी के सहयोग से संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। तो ये हमारे हो जाएंगे देवीलाल महिया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर
विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आपकी क्रिकेट में दी जाती है। आप सभी जो भी क्रिकेट देखते हैं आजकल तो सभी देखते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट खेल रहा है क्रिकेट। तो सभी को पता है विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपके क्रिकेट में दी जाती है। राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट पूछा जाए तो आपके 12 जिले में हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट 12 जिले के शाहबाद में स्थित है, यानी 12 जिले में शाहबाद स्थान पर, शाहबाद तहसील में स्थित है आपके पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित आर्यन सिंह का संबंध किस जिले से रहा है? तो आर्यन सिंह का संबंध आपके कोटा जिले से है और कोटा जिले से संबंध रखते हैं। इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की न्यूट्रा स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत राजस्थान का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आपके उदयपुर जिले में स्थापित किया गया है पहला कस्टम हायरिंग सेंटर। पहला कस्टम हायरिंग सेंटर आपके उदयपुर में स्थापित किया गया है। अब शुरू होते हैं हमारे पार्ट वी, यहाँ से पार्ट वी यानी एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न, 45 प्रश्न जो यहाँ के आने वाले हैं 45 नंबर के। तो अब देखते इनको। चलिए, तो पशुपालन का अपना पार्ट बी का पहला प्रश्न आपके सामने, खुरपका मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय कहाँ स्थित है? तो खुरपका मुंहपका आपके FMD यानी कि FMD फुट माउथ डिसीज, ठीक। तो ये आपके मुक्तेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में आपके FMD परियोजना निदेशालय स्थित है। तो खुरपका मुंहपका यानी FMD रोग से आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो वो आपको उत्तराखंड में जाकर मुक्तेश्वर में आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा FMD की मुक्ति कहाँ है? मुक्तेश्वर उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट है आपका, गाय के साधारणतः मीठे दूध का pH मान कितना होता है? तो गाय के जो मीठा दूध होता है उसका pH मान 6.4 से 6.6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपकी चोकला भेड़ से उत्तम प्रकार की ऊन की भेड़ जो नस्ल उत्तम प्रकार की ऊन आपको प्राप्त होती है चोकला भेड़ से, ठीक है। चोकला भेड़ को राजस्थान की मैरिनो कहते हैं, आप सभी जानते हैं। इसकी मैरिनो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैरिनो जो भेड़ है ना, मैरिनो नस्ल की भेड़ आपकी विदेशी नस्ल है और इसकी ऊन जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने राजस्थान में चोकला भेड़ की जो ऊन है वो सर्वोत्तम है, तो इसी के लिए इसे राजस्थान की मैरिनो कहते हैं। इसकी ऊन उत्तम गुणवत्ता के होने के कारण ही इसकी तुलना मैरिनो से की गई है। चोकला भेड़ सींग रहित होती है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। आपके शेखावाटी क्षेत्र में आपका जो है चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर ये ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर आपको जो है चोकला भेड़ देखने को मिलेगी जो कि हमारे राजस्थान की मैरिनो कहलाती है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक गाय के गर्भधारण के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय कितना होता है? तो मध्यकाल का मध्य मध्यकाल जो है उपयुक्त होता है। एक गाय के गर्भधारण के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय अगर देखें तो मध्य मध्यकाल जो होता है वो उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपके, थन की सूजन क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं थन की सूजन मेस्टाइटिस या फिर हम कह सकते हैं थनैला रोग भी इसको कह सकते हैं। थन में सूजन आती है, मेस्टाइटिस, ठीक। बछड़ों में सींग रोधन की उपयुक्त आयु कितनी होती है? तो आपके 3 से 10 दिन जो है बछड़ों में की उपयुक्त आयु होती है उनके सींग को रोधन करने के लिए, सींग रोधन के लिए।
नेक्स्ट है आपके भेड़ में ऊन कतरने की क्रिया क्या कहलाती है। तो भेड़ में ऊन कतरने की क्रिया आप सभी जानते हैं शेयरिंग कहलाती है। भेड़ क्या करती है, ऊन को आपके साथ शेयर करती है, शेयर करती है भेड़ ऊन को। तो इसी को आपको शेयरिंग याद रखना है कि भेड़ से ऊन कतर रहे है तो भेड़ क्या कर रही है, ऊन को, उनकी खुद की ऊन को शेयर कर रही है आपके साथ, तो शेयरिंग कहलाती है। मरी हुई भेड़ से ऊन कतरना उतारना आपके पुलेट बुल कहलाता है। पुलेट बुल कहलाता है मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना, और भेड़ के सेशन चारों तरफ से ऊन को काटना रिंगिंग कहलाता है। रिंगिंग जो है, ऊन भेड़ के सेशन के चारों तरफ से जब ऊन काटी जाती है तो उस प्रोसेस को रिंगिंग कहते हैं। मरी हुई भेड़ से अगर आप ऊन उतार रहे तो उसे पुलेट बुल कहेंगे, और भेड़ से ऊन उतारने की क्रिया आपके शेयरिंग कहलाती है। ठीक है। तो साथियों चलिए भेड़ से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शब्दावली है उनके बारे में, है ना। जैसे यहाँ पर आइए आपके लैम्बिंग। तो लैम्बिंग क्या है, तो इसको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, चलिए आ जाइए अपने स्क्रीन पर इधर। चलिए, तो ये है आपके सामने RWS क्लासेस की ट्रिक। कहीं नहीं मिलेगी इस प्रकार की ट्रिक। भेड़ का पूरा ही बायोडाटा समाप्त करते हैं। अब पढ़िए एक बार इसको ध्यान से कि रैम और ईव नाम के दो मेल और फीमेल होते हैं, ये मान लीजिए। तो रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी। रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी। तो क्या होगा, लैम्बिंग होने से तो लैम्ब मिलेगा, लैम्ब मिलेगा तो फ्लॉक बनेगा, फ्लॉक बनेगा तब हमें बहुत सारा मटन मिलेगा। याद रखिएगा, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इससे आपके भेड़ से रिलेटेड प्रश्न सही होने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए बताता हूँ कैसे, कि रैम किसे कहते हैं। रैम आपके भेड़ का जो मेल होता है ना, उसको कहा जाता है। नर भेड़ को कहते हैं। तो नर भेड़ को क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। ईव आपके मादा भेड़ को कहते हैं, मादा भेड़। ठीक है। और टपिंग क्या है, अब नर भेड़ और मादा भेड़ टपिंग करेंगे। कैसे बोलना आपको, रैम और ईव टपिंग करेंगे, यानी नर भेड़ और मादा भेड़ टपिंग करेंगे। टपिंग क्या होता है, टपिंग आपके प्रजनन की क्रिया होती है, यानी मैटिंग की क्रिया। टपिंग क्या होता है, टपिंग आपके प्रजनन की क्रिया होती है, टपिंग। ठीक है। तो टपिंग करेंगे यानी कि क्या करेंगे, नर भेड़ और मादा भेड़ प्रजनन करेंगे तो क्या होगा, लैम्बिंग होगी। यानी कि आपके बच्चे देने की क्रिया। जैसा कि आपको ऑप्शन में भी ये मिला था लैम्बिंग, इसी से मुझे याद आया कि आपको बताना चाहिए। तो लैम्बिंग यानी कि बच्चे देने की क्रिया जो होती है, बच्चे देना। ठीक है। तो बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं। चलिए अब बच्चे दे दिया नर भेड़ और मादा भेड़, ये हो गया आपका, टपिंग हो गई, लैम्बिंग हो गई। अब आपका लैम्ब मिलेगा मतलब कि आपके लैम्ब मिलेगा मतलब भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ का बच्चा भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। और फ्लॉक यानी भेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, भेड़ के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हमें बहुत सारा मटन मिलेगा, यानी कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। अब इस चीज़ से आपको कहानी के तौर पे इसको समझना है कि रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, तो लैम्ब मिलेगा तो फ्लॉक बनेगा, तब हमें बहुत सारा मटन मिलेगा। यानी
नर भेड़ और मादा भेड़ मिलकर टपिंग करेंगे, यानी प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। प्रजनन की प्रक्रिया करने से क्या होगा, लैम्बिंग होगी, यानी कि बच्चे देने की जो क्रिया है वो होगी, बच्चे देगा। अब नर और मादा मिलकर टपिंग कर रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं प्रजनन की क्रिया, यानी कि आप सेक्स कह सकते हैं इसको। तो सेक्स करते हैं दोनों, तब जाके जो क्रिया टपिंग, यानी सेक्स करने की जो क्रिया, प्रजनन की जो क्रिया है वो टपिंग कहलाती है। लैम्बिंग हुई यानी बच्चे देने की क्रिया होगी। अब बच्चे देने की क्रिया के बाद में क्या होता है भाई, बच्चे देने की क्रिया हो रही है तो बच्चा मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, यानी कि लैम्ब मिलेगा। तो लैम्ब मिलेगा यानी कि भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है, लैम्ब। अब बच्चा आ गया तो एक क्या बनेगा भाई, बच्चे आए हैं तो ग्रुप बनेगा यानी कि फ्लॉक बनेगा, यानी कि भेड़ का ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तब जाके हमें बहुत सारा मटन मिलेगा, यानी कि भाई ग्रुप बनेगा तो बहुत सारा मटन मिलना ही है, तो मटन मिलेगा यानी कि मांस, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। तो इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं मैं आपको बताऊं तो आपके जो है 1, 2, हर एक शब्द से प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न आपके एक ही लाइन से क्लियर हो रहे हैं। रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, लैम्ब मिलेगा तो फ्लॉक बनेगा तो बहुत सारा मटन मिलेगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट और याद रखिएगा। RWS क्लासेस के साथ जुड़े हैं आप तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैंने कहा था ना साथ में याद करवा दूंगा, तो याद करवाएंगे, है ना। और जो व्याख्या दी हुई है इससे अतिरिक्त व्याख्या भी हम अपने अनुसार करते हैं और आपको देते हैं और उसको याद भी करवाते हैं। तो क्या थी ट्रिक, एक बार बोल दीजिए बिना देखे। रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, तो लैम्ब मिलेगा तो फ्लॉक बनेगा तो हमें बहुत सारा मटन मिलेगा। यानी कि रैम यानी कि नर भेड़, ईव यानी मादा भेड़, टफिंग यानी कि प्रजनन की क्रिया, लैम्बिंग यानी बच्चे देने की क्रिया, और लैम्ब यानी भेड़ का बच्चा, फ्लॉक यानी भेड़ का ग्रुप, और मटन जो है भेड़ का मांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा कमेंट में, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है। आप सभी को मैंने पशु मेलों की जो वीडियो दी है, क्लास दी है, उसको ज़रूर देख लेना एक बार। उसमें आपको ट्रिकों के माध्यम से बता रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से विद HD फोटोज के साथ। तो झलारा पाटन में आपके चंद्रभागा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका NVAGR के अनुसार भारत में पंजीकृत पशुओं की नस्ल है, तो ये आपके 212 नस्लें हो जाएंगी। NVAGR के अनुसार आपके भारत में पंजीकृत नस्लें 212 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्रण करना चाहिए। एकत्र करना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक सप्ताह में आपके 2 बार जो है कृत्रिम वीर्य इकट्ठा किया जा सकता है। किस रोग से ग्रसित पशु की मृत्यु के उपरांत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, तो ये आपके एंथ्रेक्स रोग में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 124वें नंबर का कि मुर्गी के अंडे से चूजा बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मुर्गी के अंडे से जब चूजा बनता है तो वो क्रिया आपके उद्भवन या फिर इनक्यूबेशन कहलाती है। इनक्यूबेशन कहलाती है, इनक्यूबेशन कहिए आप या फिर उद्भवन कहे। ठीक है, तो मुर्गी के अंडे से जो चूजा बनता है वो क्रिया आपकी इनक्यूबेशन कहलाती है। ये तो आप ऐसे ही क्रॉस कर देंगे, लैम्बिंग आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षय रोग यानी टीबी के लिए प्रतिरोधक दूध किस पशु का काम में लिया जाता है। तो बकरी का दूध आपके सभी को मालूम है टीबी के जो रोगी होता है उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, उनके लिए रामबाण साबित होता है बकरी का दूध।
नेक्स्ट है आपका, निम्न में से रतंबक क्या है? रतंबक क्या है? तो ये आपके फिटकरी और टिंचर आयोडीन दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एक यानी 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव क्या है? दूध में आपके SNF सर्वाधिक पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दूध के प्रोटीन जो बर्तनों पर चिपकते हैं वो मिल्क स्टोन कहलाते हैं, मिल्क स्टोन कहलाते हैं। अब भाई मिल्क आयरन तो नहीं कहलाएंगे ना, या बसा भी नहीं कहलाएंगे, केसिन भी नहीं कहलाएंगे, मिल्क स्टोन कहलाते हैं। ठीक है, बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बकरी के मांस के लिए आपकी ब्लैक बंगाल जो है भारतीय नस्ल है बकरी की, जो कि प्रसिद्ध है। बकरी में समागम की क्रिया सविंग कहलाती है, सर्विंग कहलाती है, सविंग या फिर आपको सर्विंग भी देखने को मिल जाएगा, तो सर्विंग कहलाती है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस होता है, कैपरा हिरकस होता है। बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवण कहा जाता है। अच्छा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या था? भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए, चलिए कमेंट में टाइप कर दीजिए भेड़ का वैज्ञानिक नाम। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप टाइप कीजिए अपना आंसर। चलिए, तो राइट आंसर है आपका ऑबिस, ऑबिस एरिस, ऑबिस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ऑबिस एरिस हो जाएगा। ठीक है, और मांस को आप सभी जानते हैं मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, कैपरा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अच्छा चलिए, एक बार वैज्ञानिक नाम सभी के बताइए आप। भेड़ का बता दिया आपने, बकरी का आपने बता दिया, अब आप भैंस का बताइए। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? चलिए टाइप कीजिए, भैंस का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा बुबेलस, बुबेलस, बुबेलिस, बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसी प्रकार आपके गाय का वैज्ञानिक नाम भी आपको बताना है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चलिए टाइप कीजिए, गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस है ना। और विदेशी गाय का अगर पूछ लिया जाए, ये तो बॉस इंडिकस यानी अपने इंडिया का नाम आ रहा है इस प्रकार से, तो आपकी देसी हो गई। और विदेशी का भी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके बॉस टॉर्सस, टॉर्सस, बॉस टॉर्सस विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और अपनी देसी गाय का बॉस इंडिगस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है, गाय का हो गया, भैंस का हो गया, अब आप बताइए ऊँट का वैज्ञानिक नाम। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चलिए करिए टाइप, देखते हैं कितना आपको याद है। तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस, डेरिस। ठीक है, ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपका जो है उनका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो आपको बताना है भाई, ये कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है कितने कुबड़ पाई जाती है इसमें? तो ये आपके एक कुबड़ वाला है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है, जो कि अपने भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊँट का ही, ऊँट ही आपका, ऊँट ही दो कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपके कैमेलस, कैमेलस बैक्टीरियंस,
बैक्टीरियंस। कैमेलिस बैक्टीरियंस आपके 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा और 1 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम आपके कैमेलिस ड्रोमेडेरियस हो जाएगा। चलिए, वैज्ञानिक नाम आपको याद हो गए। अब आप नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्लास फिर लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो 130वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पशुओं को बधियाकृत करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो उपयुक्त समय आपका शरद ऋतु होती है, क्योंकि आप अगर वर्षा ऋतु में बधियाकरण करेंगे तो उस पर जो है कीटाणु लगने की संभावना रहती है। बधियाकरण करते हैं तो वहाँ पर समस्या होती है सड़ने की या फिर आपके कीड़े पड़ने की बहुत संभावना रहती है। तो आपके शरद ऋतु बेस्ट होती है, ठीक है। तो शरद ऋतु में ही बधियाकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना आपके 1949 में हुई थी। 1949 में गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना होती है, शुरू हुई। गौशाला विकास योजना गोपाल कार्यक्रम 1990 से 91 में शुरू हुआ था। गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में शुरू हुआ था और गौशाला विकास योजना आपके 1949 में शुरू हुई थी। चलिए, 132वां प्रश्न है आपके सामने कि मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है। तो मांस के लिए पाली जाने वाली आपकी ब्रॉयलर्स कहलाती है और अंडों के लिए जो पाली जाती है वो आपकी लेयर्स कहलाती है, ठीक है। तो ब्रॉयलर्स आपकी मांस के लिए पाली जाती है और लेयर्स आपके अंडों के लिए पाली जाती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा होता है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान आपका मध्य गर्भाशय गिरवा होता है। मध्य गर्भाशय गिरवा जब आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो एआई गन के माध्यम से करते हैं, तो वो एआई गन आपके जो है गाय की जो मादा गाय है उसकी योनि यानी कि गर्भाशय गिरवा के मध्य में भाग में पहुंचनी चाहिए। वहाँ पर जो है आपके गर्भाधान का जो वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है इसे। चलिए, नेक्स्ट है दुग्ध ज्वर का अन्य नाम क्या है। तो दुग्ध ज्वर का अन्य नाम आपके प्रसवकालीन ज्वर भी इसको कहा जा सकता है, प्रसवकालीन रक्त मूर्छा भी इसे कहा जा सकता है और प्रसवकालीन पक्षाघात भी इसे कहा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसके नाम हो जाएंगे। तो दुग्ध ज्वर कहे या फिर प्रसवकालीन ज्वर कहे या कहे प्रसवकालीन पक्षाघात या कहे प्रसवकालीन रक्त मूर्छा, एक ही चीज़ हो जाएगी। कैपोनाइजेशन की रासायनिक विधि में काम आने वाले रसायन का नाम क्या है। तो कैपोनाइजेशन में आपकी डाई इथाइल पेस्ट्रॉल काम में लिया जाता है, ना कि पेट्रोल, सॉरी। डाई इथाइल पेस्ट्रॉल काम में लिया जाता है। डाई इथाइल पेस्ट्रॉल कैपोनाइजेशन की रासायनिक विधि में काम में लिया जाता है। कैपोनाइजेशन वैसे आपके कैपोनाइजेशन क्या है कि पक्षियों में जो बधियाकरण किया जाता है ना, पक्षियों के बधियाकरण की जो प्रोसेस होती है उसे कैपोनाइजेशन कहा जाता है। और कैपोनाइजेशन से ही संबंधित यानी मिलता जुलता एक शब्द है जो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, कैप्रोफेजी। कैप्रोफेजी ये क्या है साहब। तो कैप्रोफेजी होता है आपके खरगोश की मुख्य आदत होती है। तो कैप्रोफेजी जो है खरगोश की एक मुख्य आदत होती है, उसे कहते हैं अपन कैप्रोफेजी। और कैपोनाइजेशन आप सभी को पता है, पक्षियों में बधियाकरण किया जाता है उसे कहा जाता है। और डाई इथाइल स्टल पेस्ट्रॉल इसमें काम में लिया जाता है, ठीक है। तो पक्षियों में यानी कि मुर्गियों में ज़्यादातर अपने मुर्गियों में किया जाता है। तो जो बधियाकरण किया जाता है उसे अपन कैपोनाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। और बधियाकृत मुर्गे को यानी जिसका बधियाकरण किया जा चुका है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैपेन कहते हैं, ठीक है। तो कैपेन आपका बधियाकृत मुर्गी हो जाएगी और कैपोनाइजेशन के प्रोसेस जो है उसके बधियाकरण की वो होता है, ठीक है। जिसमें काम में क्या लिया जाता है रासायनिक विधि,
तो डाई इथाइल सिस्टल पेस्ट्रोल काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधिवृषणानिका जननेंद्रिय भाग है। अधिवृषणानिका जननेंद्रिय भाग किसके हैं? तो ये आपके नर के भाग हो जाएंगे। वृषणिका, आपका वृषण जो है नरों में पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अधिवृषणिका जननेंद्रिय आपके नर में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका नर जननांगों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो नर जननांगों में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, सभी जानते हैं आप। इम्पोर्टेंट है, वैसे याद रखिएगा, नर जननांगों में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पशुशाला को धोने के लिए साधारणतः कितने प्रतिशत फिनाइल का घोल काम में लेते हैं? तो फिनाइल का घोल आपके 1% काम में लिया जाता है। 1% यानी पशुशाला को धोते वक्त आप फिनाइल का 1% घोल काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीर में मिलाया जाने वाला तनुकारक क्या होता है? तो बीर में आपके अंडपोत साइट्रेट मिलाया जाता है। बीर में जो तनुकारक मिलाया जाता है वो होता है आपके अंडपोत साइट्रेट। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से दस्तावर कौन सा है? दस्तावर कौन सा है? तो दस्तावर आपका मैगसल्फ हो जाएगा। मैगसल्फ दस्तावर है, यानी मैगसल्फ MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट एक विरेचक है और इसका उपयोग 250 से 400 ग्राम पाउडर यानी पशु का पेट साफ करने में स्वरोधी के रूप में 125 ग्राम तक दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 141वां। बसा परीक्षण के सिद्धांत पर करते हैं? तो बसा परीक्षण आपके अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर करते हैं। बसा का परीक्षण आपके अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पशु में लंगड़ी रोग का कारण क्या है? लंगड़ी रोग यानी ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर है ना। तो ब्लैक क्वार्टर यानी कालिया शौक से पीता है, कालिया शौक से पीता है, लंगड़ा कर चलता है। याद है ट्रिक? तो यही ट्रिक है अपनी। कालिया शौक से पीता है, लंगड़ा कर चलता है, सूजन आ जाती है, चुर चुर की आवाज़ आती है ना। तो कालिया शौक से पीता है यानी कालिया क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई, इसकी ट्रिक है ना। तो ब्लैक क्वार्टर, कालिया जो है ब्लैक क्वार्टर पीता है, कालिया क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई है ना, ये हो जाएगा इसका लंगड़ी रोग का कारण हो जाएगा। ठीक, चलिए वैसे इसके अपना अन्य नाम है, आप देख सकते हैं ब्लैक क्वार्टर है। और इसको चुर दबाने पर जब चुर चुर की आवाज़ आती है इसमें, इसलिए इसे चुरचुरिया भी कहते हैं। चुरचुरिया, चुरचुरिया भी इसको कहा जाता है। और सूजन आ जाती है ना। तो कालिया शौक से पीता है, ब्लैक क्वार्टर पीता है, सेफ्टी से चलना चाहता है। तो क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिसिका जो है इसका एक और जो है लंगड़ी रोग का। चलिए लंगड़ी रोग के बारे में मैं आपको और अच्छे से पूरी डिटेल में ही बता ही देता हूँ। चलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन जान लेते हैं डिटेल में ट्रिक के साथ। ठीक, तो इसके अन्य नाम अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो हो जाएगा जहरवाद, जहरवाद इसको बोलते हैं, जहरवाद इसको बोलते हैं। लंगड़ी इसको बोलते हैं, लंगड़ी इसको बोलते हैं क्योंकि पशु लंगड़ा कर चलता है। चुरचुरिया इसको बोलते हैं, चुर चुरिया, क्योंकि चुर चुर की आवाज़ इसमें आती है। फड़ सूजन इसको बोलते हैं क्योंकि फड़ इसकी सूज जाती है, तो फड़ सूजन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन के ब्लैक क्वार्टर इसको बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके जो है आपके अन्य नाम। जहरवाद हो जाएगा, जहरवाद क्योंकि अन्य नामों से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो जहरवाद हो जाएगा, लंगड़ी बुखार हो जाएगा, लंगड़ी हो जाएगा, चुरचुरिया हो जाएगा, फड़सूजन हो जाएगा, ब्लैक क्वार्टर हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 और 5 इसके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करता है
और इसके रोग कारक हमसे पूछा है। हमारा प्रश्न जो है रोग कारक ही पूछा है इसमें कि लंगड़ी रोग का कारण क्या है, यानी रोग कारक क्या है, तो क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई हमने बताया है, जो कि राइट है। तो क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई और एक है हमारा, मैंने आपको बताया था, कालिया सेप्टी से चलना चाहता है, यानी क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिक भी है। तो क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिक भी है, सेप्टिक सेप्टिक ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिक भी आपके रोग कारक होता है। इसके लक्षण अगर पूछे जाए तो लक्षण आपके एक तो खाना पीना छोड़ देता है ना, पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है। दूसरा, सूजन के स्थान पर जो फड़सूज है उसके स्थान पर दबाते हैं तो चुर चुर की आवाज़ आती है। शरीर का इसमें तापमान आप देखेंगे तो लगभग 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर पहुंचता है ना। और लगभग 40 घंटे में पशु जो है मृत्यु हो जाती है पशु की, 40 घंटे में। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं साहब, तो इसकी रोकथाम के लिए आप 6 माह की आयु में 6 माह की आयु में जब पशु 6 महीने का होता है तो उसे पॉलीवैलेंट एक फॉर्मलिनाइज्ड वैक्सीन होती है, उसका टीका लगवाना चाहिए। और ये जो अपनी इससे प्रश्न बनता है पॉलीवैलेंट फॉर्मलिनाइज्ड से, तो पॉलीवैलेंट फॉर्मलिनाइज्ड वैक्सीन जो है इसको रंगीन बोतल में रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो अपना जहरवाद यानी ब्लैक क्वार्टर रोग है, ये अपना जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है, तो इनको भी याद कर लेना, ठीक। अच्छा, ट्रिक नहीं बताई क्या, ट्रिक थी अपनी कालिया शौक से, आप लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ। कालिया शौक से ब्लैक क्वार्टर पीता है। कालिया क्या करता है, कालिया शौक से ब्लैक क्वार्टर जहर पीता है। कालिया शौक से ब्लैक क्वार्टर जहर पीता है, फिर कालिया सेफ्टी से चलना चाहता है। फिर कालिया क्या करता है, ब्लैक क्वार्टर जहर पीता है, शौक से पीता है, कालिया शौक से ब्लैक क्वार्टर जहर पीता है, फिर कालिया सेफ्टी से चलना चाहता है, फिर लंगड़ा कर चलता है। चाहता कैसे, सेफ्टी से चलना, लेकिन चलता है लंगड़ा कर। तो क्या होता है, फड़ सूज जाती है। तो उसकी फड़ सूजती है क्योंकि लंगड़ा कर चलता है तो गिरता रहता है, तो उसकी फड़ सूज जाती है। और फिर सूजन से क्या होता है, फिर सूजन से चुर चुर की आवाज़ आती है। ये था अपना पूरा ब्लैक क्वार्टर। यानी कोई कभी इंसान कभी क्वार्टर पीता है, आप समझ रहे क्वार्टर का मतलब। तो जब क्वार्टर पीता है तो वो लंगड़ा कर चलता है, लेकिन वो क्या करता है, सेफ्टी से चलने की कोशिश करता है। पीता तो शौक में है, शौक में पीता है, लेकिन और ब्लैक क्वार्टर क्या है, जहर है। तो ब्लैक क्वार्टर जहर शौक से पीता है कालिया, लेकिन सेफ्टी से चलना चाहता है। सभी चाहते हैं सेफ्टी से चलना, लेकिन क्या होता है, फिर भी लंगड़ा कर चलते हैं, उठते गिरते हैं, तो उनकी फड़ सूज जाती है, और फड़ सूजने से चुर चुर की आवाज़ आती है। चलिए टाइप कर लीजिएगा आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख ली होगी ये ट्रिक, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी मेरे साथ करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना जीवाणु जनित जो रोग है अपना कंप्लीट, ब्लैक क्वार्टर। वैसे जीवाणु जनित आपके रोग एंथ्रेक्स है, थैनिला है, गलघोटू है, ये सभी हैं। तो इनको जब हम रोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुग्ध का प्रमुख नाइट्रोजनीय अवयव है। दुग्ध का प्रमुख नाइट्रोजनीय अवयव आपका प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल क्या है, तो कार्बोलिक अम्ल आपका जीवाणुरोधक होता है, जीवाणुरोधक कार्बोलिक अम्ल। पशुओं के चयन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होती है, तो पशुओं के चयन की सर्वश्रेष्ठ विधि आप सभी जानते हैं, गुणांकन तालिका द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ विधि होती है चयन की। आपेक्षिक घनत्व में उपयोगी उपकरण क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व में आपके उपकरण जो उपयोगी होता है वो होता है आपका लैक्टोमीटर। यानी दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए जो है लैक्टोमीटर काम में लिया जाता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। वसा परीक्षण में दुग्ध की कितनी मात्रा लेते हैं, तो वसा परीक्षण में दुग्ध की 10.75 ml जो है मात्रा ली जाती है। माही ऊँट का उपयोग किस में किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं प्रजनन में माही ऊँट का प्रयोग किया जाता है। और
नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न 150वां 150वां प्रश्न कि राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? क्या बात है, बता दीजिए यार। इसको तो बकरी को कहते हैं चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान कामधेनु हो जाएगी। बकरी चलता फिरता फ्रिज कह सकते हैं, या फिर फ्रिज की जगह आपको ATM भी लिखा आ जाए तो आपकी बकरी ही होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों ये होती है अपनी क्लास कंप्लीट। पूरे 150 प्रश्न हो चुके हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 5 के। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, याद करवा दिया है, सारे प्रश्नों को विद व्याख्या के साथ याद करवाया है। तो आपका फ़र्ज बनता है अब चैनल को ग्रो करवाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ, है ना। इसी तरह मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टेस्ट के साथ, जिसमें आपको टेस्ट नंबर 6 होगा हमारा। 5 टेस्ट हो चुके हैं, सभी टेस्ट आप दे दीजिएगा। इन सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप टेस्ट दीजिएगा, और जो है थ्योरी पढ़नी है, आप थ्योरी के लिए भी आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, RWS फैक्ट आपको मिलता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ से करवाई जाएगी। ठीक, और वैसे आपका आज का प्रश्न दे देते हैं एक। आज का प्रश्न है आपका प्रश्न है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना होगा। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है मुर्गी, ऑप्शन 2 है गाय, ऑप्शन 3 है भैंस, ऑप्शन 4 है आपका ऊँट। कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस रोग का अन्य नाम भी आपको कमेंट में लिखना होगा। न्यूकैसल रोग के अन्य नाम भी आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।